दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चमकदार दुनिया होती है। जब हम इसे देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके नज़दीक पहुंचते हैं, अपने चाहने वालों के बहुत ही करीब पहुंचते हैं, तब उनकी असलियत हमारे सामने आती है कि वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही दो लोग आपस में मिलते हैं, दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के बारे में पता चलता है, यहीं से सारा खेल ख़राब हो जाता है। और ये खेल इतना ख़राब हो जाता है कि जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाते हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं। और जहाँ जहाँ तक ये खबर फैलती है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि वाकई में सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चकाचौंध भरी दुनिया होती है। इसमें जितना अंदर जाने का प्रयास करेंगे, उतना ही दलदल की तरह धंसते चले जाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे दो मर्डर की है जिसको सुनने के बाद आपको भी शायद काफ़ी आश्चर्य होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है कबीरधाम। दरअसल इसी ज़िले का एक मुख्यालय है जिसका नाम है कवर्धा। ये बात है 25 फरवरी 2024 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था। इसी कवर्धा सिटी में एक वीआईपी कॉलोनी होती है, शिक्षक कॉलोनी। इसी शिक्षक कॉलोनी का एक बुजुर्ग शिक्षक अपने घर में इधर उधर घूम रहा था और पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है। घूमने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे इस घर से बार बार दुर्गंध आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अपना घर तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पड़ोस के घर से दुर्गंध आ रही है और वो लोग हमेशा काफ़ी गंदगी करते ही रहते हैं। जैसे ही शिक्षक ये बात सुनता है, अपने घर से बाहर निकलकर पड़ोसी के घर में जाता है और जाकर कहता है कि तुम अपने घर में थोड़ी साफ़ सफाई करके रखा करो, क्योंकि तुम्हारे घर से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आती रहती है। जैसे ही ये बात जाकर पड़ोस में कहते हैं, वो पड़ोसी कहता है कि हमारे घर से नहीं बल्कि दुर्गंध आपके घर से आती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी गहमा गहमी होने लगती है। उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुर्गंध का लेवल भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एसपी साहब का भी ऑफिस होता है। एसपी साहब के ऑफिस में जो फरियादी आ रहे थे, फरियादी आने के बाद एसपी साहब भी कहते हैं कि आज का माहौल कुछ अलग सा नहीं लग रहा है, यानी कि आज ऑफिस के अंदर से तुम लोगों को दुर्गंध नहीं आ रही है। तभी ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे उनमें हड़कंप हो जाता है। सभी साफ सफाई में लग जाते हैं। कोई कमरे को सुगंधित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे दुर्गंध भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। शाम के 5 बज जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाता है। एसपी साहब घर जा रहे थे, तब और ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। वो काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब इसी जगह यानी शिक्षक कॉलोनी में और भी ज़्यादा दुर्गंध फैल जाती है। तभी कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, क्योंकि एक घर के बाहर ताला लगा हुआ था। बाकी जितने भी घर होते हैं वो सभी के सभी खुले हुए होते हैं। लोगों ने अपने घरों में ताका झाकी करने के बाद जब उस घर की तरफ नज़र जाती है कि सिर्फ यही घर बंद है, यही कुछ न कुछ बात है। पुलिस मौके पर आती है। आने के बाद देखती है कि घर में ताला लगा हुआ है। आवाज़ लगाई जाती है। घर के मालिक से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा था। अब पुलिस की मौजूदगी में और सीओ साहब के सामने उस घर का ताला तोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही ताला तोड़ा जाता है, इस घर की जो बेटी होती है, जिसका नाम वसुंधरा होता है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है, उस वसुंधरा की दुल्हन बनी हुई लाश दिखाई देती है। और लाश को देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी ये सूचना दी जाती है एसपी अभिषेक पल्लव, डीएसपी हरीश रावत को। सभी अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर से एक और लाश बरामद होती है और वो लाश होती है पार्वती की, जिसकी उम्र होती है लगभग 60 साल के आसपास। माँ और बेटी की लाश एक ही घर के अंदर मिलना, यही पुलिस के लिए हड़कंप मच जाता है। वो भी एसपी ऑफिस के ठीक सामने होता है। वहीं इस बात को देखते हुए यहाँ से सूचना दी जाती है रायपुर फोरेंसिक टीम को। सूचना मिलने के बाद फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय
लग जाता है। फोरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाने का प्रयास किया कि आखिरकार माँ बेटी की हत्या किसने किया है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। इन दोनों माँ बेटी की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी ने इनकी गला दबाकर हत्या कर दिया है। घर का सामान जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। लूटपाट कुछ भी नहीं हुआ था। रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है, रिश्तेदारों से भी बातचीत की जाती है, लेकिन उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। आसपास के जितने भी घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। तभी पता चलता है कि एक व्यक्ति जो यहाँ से इस महिला की स्कूटी लेकर चला जाता है, वो व्यक्ति कौन है उसका फ़ोटो दिखाया जाता है तो कुछ लोग उसको जानते ही नहीं थे। कुछ लोगों ने उसको देखा था कि अभी कुछ महीनों से ही इस घर में इस व्यक्ति का आना जाना हुआ है। माँ बेटी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल में एक नंबर था जो अभी कुछ दिनों से ही एक्टिव हुआ था। उस नंबर पर जब बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार पुलिस को लगभग 114 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक जगह लगती है बिलासपुर, और बिलासपुर का ही एक इलाका लगता है सिरगिट्टी, वार्ड नंबर 12। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है अश्वनी कुमार पांडे। पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। वो व्यक्ति अपने घर में ही मिल जाता है। उसी के घर से स्कूटी भी बरामद हो जाती है। पुलिस उसको अपने हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि जो डबल मर्डर हुआ है उसके बारे में तुमको क्या कहना है। शुरुआत में अश्वनी इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है तब उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर शायद आपको भी काफ़ी हैरानी होगी। दरअसल वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होता है। एक दिन इसके सामने एक खूबसूरत चेहरा आता है और वो खूबसूरत चेहरा था वसुंधरा का, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। दोनों की अक्सर चैटिंग होने लगती है। काफ़ी सारी बातें होती थी। जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातचीत किया तो पता चला कि दोनों एक दूसरे से लगभग 114 किलोमीटर दूर रहते हैं। तभी इस महिला ने इस व्यक्ति से मिलने की कोशिश की और उससे कहा कि तुम मेरे घर कवर्धा आ सकते हो। वो व्यक्ति उस महिला के घर जाता है। घर में उसने अपनी मां पार्वती से भी मिलवाया। बातचीत करने के दौरान दोनों की नज़दीकियां और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब जब उसका मन करता था वो उसके घर में चला जाया करता था। तभी एक दिन पार्वती ने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तुम दोनों शादी करके साथ रहोगे तो काफ़ी अच्छे रहोगे और काफ़ी खुश रहोगे। ये बात सुनकर अश्वनी भी काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन बातचीत करते करते पता चलता है कि इस महिला की तो पहले भी शादी हो चुकी है और इसकी 2 बेटियां भी हैं। जब इस बारे में अश्वनी ने वसुंधरा से पूछताछ किया तो वसुंधरा बताती है कि मेरा तलाक हो गया है। बात जब तलाक की आती है तो अश्वनी और ज़्यादा पता करने की कोशिश करता है। तभी पता चलता है कि वसुंधरा 3 शादियां कर चुकी थी और तीनों से तलाक लेने के बाद चौथे पति की तैयारी कर रही थी। जब इस व्यक्ति को ये बात पता चलता है तो ये थोड़ा परेशान होने लगता है और इस महिला से दूर रहने लगता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। जब इस माँ और बेटी का उस व्यक्ति पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि शादी तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे, और एक दिन दोनों पुलिस के पास चली जाती हैं कि यह व्यक्ति मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस ने दोनों को समझा बुझा कर कहा कि तुम दोनों की उम्र भी एक जैसी ही है, दोनों शादी करके घर बसाओ और खुश रहो। इस महिला ने जब ज़्यादा दबाव बनाया तब 3 दिसंबर 2023 को दोनों कोर्ट में जाते हैं और आवेदन देते हैं कि हमको शादी करना है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। महिला तो चाहती थी शादी करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं चाहता था। आखिरकार 22 फरवरी 2024 को इस महिला ने इस व्यक्ति को बुलाया कि कुछ बात करनी है, और बात करने के बहाने से पार्वती, जिसकी उम्र 60 साल होती है, उसने कहा कि तुमको मेरी बेटी से हर हाल में शादी करनी होगी। तब ये व्यक्ति परेशान होकर कहता है कि हाँ, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तभी वसुंधरा को लेकर ब्यूटी पार्लर में चला जाता है और कहता है कि तुम अपना मेकअप कराओ, अच्छे से तैयार हो जाओ और अच्छे से दुल्हन के कपड़े पहन लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वहाँ से सीधा निकलता है और पार्वती के घर पहुँच जाता है। घर आने के बाद पार्वती अकेली ही थी। अश्वनी ने उसका गला दबाया और गला दबाकर पार्वती की हत्या कर देता है। जैसे ही पार्वती की हत्या करके वहाँ से निकलने का प्रयास करता है तभी वहाँ पर वसुंधरा भी पहुँच जाती है। वसुंधरा ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी मां को मरते हुए देखा तो उसने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की।
तुरंत ही अश्वनी ने भी उसको भी पकड़ लिया और उसका भी गला दबाया और गला दबाकर वसुंधरा की भी हत्या कर देता है। यानी कि डबल मर्डर करने के बाद घर के दरवाजे पर ताला लगाता है और स्कूटी और उन दोनों का फ़ोन लेकर वहाँ से फरार हो जाता है, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। और वो गलती थी कि वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव था। वो गलती थी कि वो लगातार फ़ोन पर बातचीत कर रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया होती है वो चकाचौंध से भरी होती है। इससे थोड़ी दूरी बना कर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब जब इसके अंदर जाते हैं तो दलदल की तरह धंसते चले जाते हैं, जैसे अश्वनी कुमार पांडे धंसते चले गए और पूरी ज़िंदगी शायद अब इनको जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। और इस महिला का काम भी शायद कुछ अच्छा नहीं रहा होगा, तभी इसने 3 शादियां की और तीनों पति से तलाक लेने के बाद चौथे पति की तैयारी कर रही थी।